फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी और लेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और वह कि शुद्ध होता है, प्योर होते हैं, और इसे थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है: मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। अब हम इसमें आज जो पढ़ेंगे वह मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास टोटल 118 तत्व है, इनमें से अधिकतर मेटल है। तो इसमें हम देखेंगे कि मेटल जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि उसके भौतिक गुण, दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। जो भौतिक गुण होते हैं, उस भौतिक गुण में हम किसी भी मेटल को बाहर से ही देख के, यानी कि उसके रंग, रूप, आकृति के हिसाब से ही भौतिक गुण के बारे में जानकारी हम बता सकते हैं, वही कहलाते हैं भौतिक गुण। जबकि जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो किस प्रकार से कुछ उसमें चेंजेस आएगा, उसके बारे में हम रासायनिक गुण के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कोई मेटल एयर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है वह रासायनिक गुण के अंतर्गत मिलती है। तो आज हम इसे एक एक कर समझेंगे। तो आज हम किसी धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं उनके भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम देखते हैं चमक, यानी जो धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है, शाइनिंग देती है, वह क्या कहलाते हैं, धातु। वह भी एक उसकी पहचान है। जैसे चांदी, सोना आदि। तो ये धातु का एक गुण हुआ। दूसरा देखते हैं कठोरता। धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, कठोर होते हैं और उसे हम दबाने से आसानी से दबा नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है,
ये जो हमारी धातु है वह मुलायम होती है। कैसे होती है? मुलायम होती है। तो उसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो अब इसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? किसी धातु के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना। कोई एक मेटल है, उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जो हमारे मेटल होते हैं उन मेटल में अधिकतर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑफ सेल में प्रेजेंट होते हैं। आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 1, 2 या फिर 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर उनको व्यवस्थित किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसे व्यवस्थित करें 2, 8 और ये 1, यानी 2, 8 कितने हो गए? 10, 10 और 1 11। अब इसमें हम इसको इस प्रकार से रखेंगे, जो हमारा फर्स्ट से जो आपका ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ पर इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और जो सेकंड वाला हमारा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो हमारा ये वाला सेल है उसमें हमारे कितने बचे? 1, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आउटर ऑफ सेल में गया? 1। इसी तरह से हम और दूसरे मेटल्स को लेते हैं। सेकंड ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब ये 12 है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें 2, 8, 2 यानी 2, 8 और 2। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर आप तो कंटिन्यू करते जा रहे हैं इसलिए 1, 2 आते जा रहे हैं। तो चलो दूसरा करके देखते हैं। जैसे कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 2, 8, 8 और 2। तो आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1, 2, 2। इसी तरह से और करके देखते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, यानी 13। 2, 8 और 3, 2, 8 के 10, 10 और 3 13। तो यानी हमने क्या देखा कि उनके जितनी भी जो धातुएं होती है, जो मेटल्स होते हैं, उनके आउटर ऑफ सेल में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। हम देखते हैं आघात वर्धनीयता। जो आघात वर्धनीयता, तो इसमें हम देखते हैं कि जो आघात वर्धनीयता होती है तो किसी भी धातु को पीट कर हम एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। जैसे जो हमारे पास लोहा होता है, इसे भी हम एक चादर बना सकते हैं। अगला है तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं?
एक प्रश्न ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम इसको ये लिखेंगे कि तन्यता में हम किसी धातु को एक पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तार के रूप में खींचकर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 ग्राम जो सोना होता है उसे हम खींचकर 2 किलोमीटर लंबा कर सकते हैं। यानी 2 किलोमीटर कितने से, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा उसे खींचकर हम इतना लंबा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक। अब चालक क्या होता है भाई? चालक जो होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हम बाइक के थ्रू, बस के थ्रू कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, यानी वो क्या हुआ, चालक। तो इसमें किसका चालक हो रहा है? विद्युत और ऊष्मा का। विद्युत चालक की बात करते हैं और ऊष्मा के चालक। तो हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये लंबा कोई मेटल है, एल्यूमिनियम का है, समझ लो एल्यूमिनियम है। जब हम इसके ऊपर कैंडल लगा दी, इस तरह से हमने कैंडल लगा दी और यहाँ से हम इसे एक हैंडल के थ्रू कस दिया और यहाँ से फिर हम कुछ बर्नर ऑन किया और इसे हीट देना शुरू किया, तो क्या होगा कि यहाँ से अब हमें एक यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि जैसे हमने यहाँ से हीट देना शुरू किया तो धीरे धीरे ये मोमबत्ती यानी जो कैंडल है हमारे इसके ऊपर लगे हुए वह एक एक करके गिरते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा कैंडल नीचे गिरेगा, तो हमारा इसको हम नंबरिंग कर देते हैं ए, बी और ये सी। तो हमारा सबसे पहले ए वाला गिरेगा या बी वाला गिरेगा या फिर सी वाला गिरेगा, तो बच्चों आप ही बताइए। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ए वाला गिरेगा। ऐसे करते करते ये फिर ऐसे गिरते जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे हमने यहाँ से हीट देना शुरू किया तो इसे ऊष्मा मिली, ऊष्मा के थ्रू यहाँ पे ये मोम पिघलकर यानी मोमबत्ती पिघलकर नीचे गिर गई। उसके बाद धीरे धीरे ऊष्मा आगे की यानी ऊष्मा आगे बढ़ते गई और उसके बाद हम अगर यहाँ से भी पकड़ के रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा हाथ भी जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा यहाँ से इधर की ओर ट्रांसफ़र हो रही है। हम आगे देखते हैं द्रवणांक या क्वथनांक। कोई एक मेटल है, अब वह मेटल जैसे कोई मेटल है तो उस मेटल का क्वथनांक और द्रव्यनांक भी उच्च होता है। कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा द्रव्यनांक होता है उसे कोई एक कठोर पदार्थ है, इस कठोर पदार्थ को टेम्परेचर देकर द्रव में परिवर्तित करते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे यानी जो हम ये जो ताप दे रहे हैं वह ताप यानी जितने ताप पे ये द्रव में परिवर्तित हुआ वही उसका क्या कहलाएगा? द्रव्यनांक। इसी तरह से ये जो हमारा द्रव में परिवर्तित हुआ, इस द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए जितने ताप की आवश्यकता हुई यानी जितने ताप पर वह परिवर्तित हुआ वही उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ये पहले ये ठोस था, कौन था?
मेटल, कोई मेटल सॉलिड था, इसे हम द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितने टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पे परिवर्तित हुआ वो उसका क्या कहलाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास द्रव्य है यानी जो लिक्विड है, उस लिक्विड को गैस में परिवर्तित करने के लिए जितने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक। वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक, यानी जिस टेम्परेचर पे वो चेंज हो रहा है वह। अगला है ध्वनिक। बहुत सारे मेटल को, हाँ फिर इसमें और एक बात ये बच गई है कि यहाँ पे ये जो होता है उसका ध्वनिक कितना होता है, उच्च होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है जो कि जैसे जो हमारे पास जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो धातुएं होती है वह बहुत ही कम टेम्परेचर पे पिघल जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक यहाँ पर हमें अपवाद मिलता है। दूसरी बात, ध्वनिक, धातुओं को ठोक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे कि आपकी बाइसिकल में जो बेल लगी हुई है वो आपस में ठोकर खाती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से आपके स्कूल में जो बाहर बेल लगी हुई है उसके ऊपर भी ठोकर मारी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पास रूप या फिर इसको हम बोलते हैं अवस्था, रूप या फिर अवस्था। तो बहुत से धातुएं जो होती है रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे ठोस होती है। लेकिन जो हमारा एक यहाँ पर भी एक हमें अपवाद देखने को मिलता है, अपवाद ये है कि जो मरकरी या फिर इसको बोले पारा Hg, ये जो हमारा रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये हमारे लिए एक अपवाद है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विद्युत धनात्मक का गुण किस प्रकार से आता है। विद्युत धनात्मकता यानी धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं सोडियम। जो सोडियम होता है वह क्या करता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पर 11, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी +11 प्रोटॉन। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यानी ये न्यूट्रल हुआ। इसी प्रकार से अगर ये जो होता है यहाँ पे ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जैसे सोडियम है, सोडियम जो होता है
यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यानी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए 10। फिर इसको हम करेंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा +1, फिर क्या हो जाएगा +1। तो इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। हम देखते हैं आगे मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो होता है 3+ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इस प्रकार से ये अपने आउटर ऑफ सेल वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको त्याग कर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम के लिए देखते हैं, तो सोडियम जो होता है ये एक न्यूक्लियस है। सोडियम जो होता है उसमें सोडियम में 2, 8 और 1, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो है और भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेष बचा है। अब ये अपने आप को कंसिडर करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य को देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यह जो होता है एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा, और अगर किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन 7 को संभाल नहीं पाएगा, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इसका एक सेल भी खत्म हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। तो ये एक प्रकार से 2 + 8 यानी 10, इस तरह से ये एक जो उत्कृष्ट गैसेस है उस तरह से अपने को प्राप्त कर लेता है। तो ये इस तरह से होने से एक स्टेबल मेटल कहलाएगा है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट में अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम के पास होते हैं 2, 8, 2, 2 ये हो गए, इसमें 8 इसमें हो गए और 2 यहाँ पे। अब इससे भी अपना स्थायी तत्व प्राप्त करने के लिए इसको कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे कि इसका आउटर ऑफ सेल भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी वही काम करता है। अब हम देखते हैं आगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कोई, जिसे हम इसे वाटर से कंपेयर करके देखते हैं, ये हमारे पास वाटर है। अगर इसके अंदर कोई मेटल इसके ऊपर रखे जाए तो जिसका घनत्व यानी D से अगर ज़्यादा होता है, यानी 1 से D बराबर यानी डेंसिटी 1 से ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर डूब जाता है, यानी वो इसके अंदर डूब जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर के कंपेयर में उस मेटल की डेंसिटी अधिक है। जो डूब गए
यानी कि उसकी डेंसिटी अधिक है, और D से 1 यानी जो कम है D, तो वो इसके ऊपर तैरने लगेगी, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, उसका घनत्व कम है। उस यानी जो इसके ऊपर वाटर पानी के ऊपर जो तैरने लगेगी जो मेटल, तो उसका घनत्व पानी से कम, और जो इसके अंदर डूब गया यानी कि पानी से उसका घनत्व ज़्यादा। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।